प्रिय व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज राज्य विशेष करंट अफेयर्स शाम 6 बजे देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं पिछले एपिसोड के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार टाइगर रिजर्व का गठन कोर बफर रणनीति के तहत किया जाता है। 2. प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1983 में की गई थी। इसका उत्तर था ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन ठीक था। प्रश्न 2 था, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या एसपीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट से निपटने के लिए यह रिजर्व बनाया गया है। 2. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एसपीआर तेल को बाजारों में रिलीज करने के लिए सदस्य देशों के समन्वय में मदद करती है। 3. भारत के पास सबसे ज्यादा एसपीआर है। इसका उत्तर था विकल्प ए, यानी केवल पहला और दूसरा कथन ठीक थे। प्रश्न 3 था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। 2. इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में है। 3. यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। हमें बताना था उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र निकाय से संबंधित है। ए. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बी. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सी. यूएनएससी, डी. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। उत्तर था विकल्प ए, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। प्रश्न 4 था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत दुनिया में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2. विश्व मत्स्य दिवस 2021 के अवसर पर आंध्र प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर घोषित किया गया। 3. मध्य प्रदेश के बालाघाट को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। हमें बताना था कौन सा कथन ठीक है। उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल तीसरा कथन ठीक था। अगला प्रश्न था, किसी कानून के निरसन या रिपील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत की संसद उसी संवैधानिक प्रावधान से कानून को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त करती है जिससे वह कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है। 2. यदि कानून में सनसेट क्लॉज है तो संसद को किसी कानून को निरस्त करने के लिए कोई अन्य कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बताना था कौन से कथन गलत हैं, तो उत्तर है डी, यानी ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन गलत है, दोनों कथन ठीक थे। अगला प्रश्न था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर टॉप पर रहा। 2. यह लगातार चौथा साल है जब इंदौर टॉप पर है। 3. सबसे स्वच्छ शहर के मामलों में विजयवाड़ा और सूरत क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। हमें बताना था कौन सा कथन ठीक है। उत्तर है विकल्प बी। आते हैं अगले प्रश्न पर। इंदिरा गांधी पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. व्यक्तियों या संगठनों को केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाता है। 2. पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए एक लिखित कार्य प्रकाशित करना जरूरी होता है। हमें बताना था कौन से कथन ठीक हैं। उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन ठीक था। अगला प्रश्न था, ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पंजीकरण के संदर्भ में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार की औसत वृद्धि दर सबसे अधिक है। 2. शीर्ष 5 श्रेणियां कृषि, कंस्ट्रक्शन, परिधान, ऑटोमोबाइल और परिवहन एवं हाउस होल्ड और डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं, हमें ये बताना था। उत्तर है विकल्प सी, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन ठीक थे। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1. लातविया, 2. बेलारूस, 3. स्लोवेनिया, 4. पोलैंड, 5. रूस। हमें बताना था ऊपर दिए गए देशों में से किसकी सीमा लिथुआनिया के साथ नहीं लगती है। उत्तर था विकल्प सी, यानी केवल 3। पिछले एपिसोड का अंतिम प्रश्न था, रानी गाइदिनिल्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उनका संबंध रोंगमेई जनजाति से था। 2. उन्होंने हेराका आंदोलन का नेतृत्व किया था। 3. उन्हें मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों कथन ठीक थे। अब आते हैं पिछले एपिसोड में दिए गए अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वित्त मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। 2.
इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो अनाज प्रदान करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। कोई गलत नहीं है, यानी दोनों कथन ठीक है। जानते हैं क्यों? हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त वितरित किए जाने वाले चावल के अतिरिक्त आवंटन को बढ़ाने का आह्वान किया है। जान लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। इसे गरीब लोगों के लिए कोविड-19 या कोविड-19 से उत्पन्न संकट के मद्देनजर शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, इसलिए कथन एक सही है। इसका मकसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त 5 किलो राशन या अनाज मुफ्त में प्रदान करना है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से पहले से उपलब्ध कराए गए 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा दिया जाता है। अतः कथन 2 सही है। उत्तर है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब आते हैं इस एपिसोड के पहले प्रश्न पर। अखिल भारतीय घरेलू श्रमिक सर्वेक्षण 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह घरेलू श्रमिकों पर अब तक का पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण है। 2. यह सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। हमें बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन ठीक हैं। जानते हैं क्यों? हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने घरेलू श्रमिकों पर अब तक के पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की, इसलिए कथन 1 सही है। श्रम ब्यूरो द्वारा यह सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू श्रमिकों की संख्या या अनुपात का अनुमान लगाना है, जिसमें शामिल है लिव इन लिव आउट घरेलू श्रमिकों का अनुपात, अनौपचारिक रोजगार में लगे और प्रवासी गैर प्रवासी श्रमिक, श्रमिकों की मजदूरी और अन्य सामाजिक और आर्थिक कारक। सर्वेक्षण में लिव इन लिव आउट घरेलू श्रमिकों वाले परिवारों की संख्या और घरों में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की औसत संख्या का विवरण भी शामिल होगा। यह सर्वेक्षण घरेलू श्रमिकों के काम करने की आयु, सामाजिक समूह, प्रवासन स्थिति, व्यावसायिक परीक्षण, उनके द्वारा किए जाने वाले काम और काम किए गए दिनों की संख्या जैसी जानकारी भी एकत्र करता है। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। मातो सिंघोस मैनिफेस्टो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे नासा द्वारा जारी किया गया है। 2. इसके तहत अंतरिक्ष उपयोग में तेजी लाने का दृष्टिकोण शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन ठीक है। जानते हैं क्यों? हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA परिषद ने यूरोप में अंतरिक्ष के उपयोग में तेजी लाने के लिए एक घोषणा पत्र को मंजूरी दी है। यह घोषणा पत्र यूरोप और उसके नागरिकों के सामने आने वाली तत्काल और अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए है। अतः कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। पुर्तगाल के मातो सिन्होस में आयोजित इंटरमीडिएट मंत्री स्तरीय बैठक में मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अपनाया। यह अंतरिक्ष में अपनी गतिविधियों को बनाए रखने और विस्तार करने के मामले में महाद्वीप यानी यूरोप के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। प्रश्न 3, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन या नाविक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. इसके तहत 8 उपग्रह शामिल हैं। 2. GPS की तुलना में कम उपग्रह होने के बावजूद नाविक की सटीकता बेहतर है। 3. इसे IMO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए मान्यता दी गई है। 4. भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका और चीन ही 2 ऐसे देश हैं जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन ठीक थे। जानते हैं कैसे? हाल ही में उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने इसरो को भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली
या नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन या नाविक को वैश्विक उपयोग के लिए बनाने का सुझाव दिया है। कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट IRNSS-1G के लॉन्च होने के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा IRNSS का नाम बदलकर नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक कर दिया गया था। वर्तमान में नाविक में 8 उपग्रह शामिल हैं, इसलिए कथन एक सही है। इसमें भू-स्थैतिक या जियो स्टेशनरी कक्षा में 3 उपग्रह और भू तुल्यकालिक या जियो सिंक्रोनस कक्षा में 5 उपग्रह शामिल हैं। यह अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS की तरह ही काम करता है। इसका दायरा भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1500 किलोमीटर है। 24 उपग्रह वाले GPS, जिसकी सटीकता 20 से 30 मीटर है, उसकी तुलना में नाविक 20 मीटर दायरे के बराबर अनुमानित सटीकता के लिए सक्षम है, इसलिए कथन 2 सही है। इसे 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक हिस्से के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मान्यता दी गई थी, इसलिए कथन 3 सही है। इसके साथ भारत उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम है, जैसे अमेरिका का GPS, रूस का ग्लानोस, यूरोप का गैलीलियो और चीन का बायडो। इससे नौवहन उद्देश्यों के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी, अतः कथन 4 गलत था। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जनजातीय लोगों को स्वायत्त जिला परिषदों या ADCs के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। 2. किसी ADC में 45 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिनमें से सभी प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होते हैं। 3. 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में राज्यपाल के अनुमोदन के आधार पर राज्य के कानून लागू हो भी सकते हैं और नहीं भी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर है विकल्प C। जानते हैं क्यों? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। जनजातीय लोगों को स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए कथन 1 सही है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित और बाकी निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, अतः कथन 2 गलत है। हालांकि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद एक अपवाद है, क्योंकि इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्वायत्ताओं के बावजूद 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण की सीमा से बाहर नहीं है। संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियम इन क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं किए जा सकते या किए जा सकते हैं जब तक राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के कानूनों में संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के मंजूरी नहीं देते, अतः कथन 3 सही है। आते हैं प्रश्न 5 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2009 में जारी किया गया था। 2. बिटकॉइन एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। 3. बिटकॉइन की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर है विकल्प D, यानी तीनों कथन सही हैं। जानते हैं क्यों? एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर मान्यता देने वाला एकमात्र देश है। यह क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के आधार पर एक पूरे शहर का निर्माण करने की योजना बना रहा है। जानते हैं बिटकॉइन क्या है? यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, अतः कथन 1 सही है। इसे 2009 में जारी किया गया था। इसके द्वारा त्वरित भुगतान किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक विशिष्ट प्रकार की वर्चुअल करेंसी है। इसमें क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल आदि क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण हैं। बिटकॉइन एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसे किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। बिटकॉइन की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, अतः कथन 3 भी सही है। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2. कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के प्रकाश जाधव मरणोपरांत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? A केवल A, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2।
उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। जानते हैं इसका विश्लेषण। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के प्रकाश जाधव मरणोपरांत को शांतिकाल में दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, अतः कथन 2 सही है। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के लिए दिया गया था। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल मरणोपरांत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह एक ऑपरेशन में 5 आतंकवादियों का सफाया करने और 200 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद करने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया। हवाई युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, अतः कथन 1 सही है। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। पेसा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद अस्तित्व में आया। 2. इसने ग्राम सभा को सीमित शक्तियां प्रदान की। 3. इसमें पंचायतों और ग्राम सभाओं के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानमंडल को सलाहकारी भूमिका दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल पहला और तीसरा कथन ठीक है। जानते हैं कैसे। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पेसा अधिनियम 1996 के तहत मसौदा नियम तैयार किए हैं। इसे छत्तीसगढ़ पंचायत प्रोविजंस एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड रूल्स 2021 नाम दिया गया है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पीसा एक्ट 1996 के बारे में कुछ जान लेते हैं। ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कानून बनाया गया। 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत के प्रावधान का विस्तार या पेसा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मकसद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जनजातीय लोगों के लिए स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित करना है। पेसा ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियां प्रदान की, अतः कथन 2 गलत है। जबकि राज्य विधायिका को पंचायतों और ग्राम सभाओं के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक सलाहकार की भूमिका दी है, इसलिए कथन 3 ठीक है। इसके तहत ग्राम सभा को सौंपी गई शक्ति को ऊपरी स्तर से कम नहीं किया जा सकता और उन्हें पूरी स्वतंत्रता रहेगी। अब आते हैं प्रश्न 8 पर। सबरीमाला मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पूर्वी घाट के जंगलों में स्थित है। 2. यह पहाड़ी मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। 3. मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी केवल 3। उत्तर है विकल्प सी। जानते हैं क्यों। हाल ही में केरल में पत्थनमथिट्टा जिला अधिकारियों ने सबरीमाला मंदिर की तीर्थयात्रा फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, अतः कथन 2 सही है। यह केरल का एक प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर पश्चिमी घाट में समुद्र तल से लगभग 3000 फीट ऊपर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है, अतः कथन 1 गलत है। मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला है, अतः कथन 3 सही है। कहा जाता है कि सबरीमाला मंदिर में जाने से पहले तीर्थयात्रियों को 41 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 पर। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। 2. टूर्नामेंट में पहली बार महिला कुश्ती को शामिल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2। जानते हैं कैसे। हाल ही में 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हुई, अतः कथन 1 गलत है। इसके उद्घाटन समारोह में टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया और भारतीय ओलंपिक कोच अनिल मान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। डाक कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार महिला कुश्ती को टूर्नामेंट में शामिल किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में खबरों में रहा जोंगलेई राज्य निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? 1. तुर्कमेनिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी एस्तोनिया, डी दक्षिण सूडान। उत्तर है विकल्प डी, यानी दक्षिण सूडान। जानते हैं कैसे। हाल ही में दक्षिण सूडान के पूर्वी भाग में जोंगलेई राज्य में अंतरजातीय बदला लेने के लिए
हमलावरों ने कम से कम 9 लोगों की जान ले ली। कथित तौर पर हमलावरों द्वारा पड़ोसी ग्रेटर पिबोर प्रशासनिक क्षेत्र के 2 युवकों की घात लगाकर हत्या कर दी गई थी। दक्षिण सूडान पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण सूडान ने 2011 में सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसकी राजधानी जुबा है। यह सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य, इथियोपिया, केन्या, सूडान, युगांडा और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। 2. मुथिरापुझा, चेरुथोनी, पेरिंजनकुट्टी इसकी सहायक नदियां हैं। 3. मुल्ला पेरियार बांध इस पर स्थित है। उपरोक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से दक्षिण भारत की किस नदी से संबंधित है? ए पेरियार, बी मांडवी, सी कावेरी, डी मालप्रभा। अपने उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में अंकित करें। मिलते हैं आपसे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में। धन्यवाद।